बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है यानी कि अर्थशास्त्र का। ठीक है, इसके एनुअल के एग्जाम के लिए यानी कि 2-3 दिन में ही आपका इकोनॉमिक्स का जो फाइनल का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का एग्जाम है 15 फेब को और इवनिंग के बच्चों का एग्जाम है 16 फेब को। तो इस वीडियो में आप सभी बच्चों की प्रिपरेशन तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए हम लेके आए हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सैंपल पेपर, टेस्ट पेपर आप बोल सकते हैं। और ये कोई नॉर्मली सैंपल पेपर या टेस्ट पेपर नहीं है, ये डीओई के द्वारा दिया गया है ऑफिशियली। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डीओई के द्वारा ऑफिशियली आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए इसको दिया गया था। तो आप सभी बच्चे इसको सॉल्व करो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आप सॉल्व कैसे करोगे। आप सभी बच्चे क्या है कि अपनी घड़ी के हिसाब से एक 3 घंटे का टाइम सेट कर लो दिन में कभी भी। ठीक है, और टाइम सेट करने के बाद में एकदम फुल मूड में बैठो, इस मूड में कि आप ना एग्जाम हॉल में बैठो। कहाँ बैठो? एग्जाम हॉल में। नो चीटिंग, नो टाइम पास, ओनली ऑन आपको आंसर लिखने, क्वेश्चन पे ध्यान देना, पेपर पे ध्यान देना। ठीक है, इस मूड से बैठो और फिर आप उसे सॉल्व करो। और सॉल्व करने के बाद में आप ये देखो कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए, कितने के रॉन्ग किए। इससे पता है क्या होगा, आपको ना अंदाजा लग जाएगा कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है। मैं भी जब 11th में था, शायद 16-17 में, 2016-17 में, तब मैंने भी जैसे हिस्ट्री, हिंदी हो गया, मतलब आर्ट्स के इको के अलावा जो सब्जेक्ट होते हैं बच्चों के पास में, हर एक सब्जेक्ट के ज़्यादा नहीं 3 से 4 पेपर किए थे, ज़्यादा नहीं बस 3 से 4 पेपर। बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। ठीक है, तो आप भी इसको ट्राई करो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में केवल और केवल हिंदी मीडियम में ये सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा। ठीक है, जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं आपके लिए इंग्लिश मीडियम की सैंपल पेपर की वीडियो बना दूंगा। ओके, जहां तक बात रही पैटर्न की, तो जो पैटर्न बता रखा है आपका 2 खंड है आपकी किताबों के अनुसार, सेम वही है। 20 MCQs हैं आपके, 10 ए में 10 बी में। 3 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन इसमें। 4 नंबर के 6 क्वेश्चन है, 3 इसमें 3 इसमें। और 6 नंबर के 4 क्वेश्चन है, 2 इसमें और 2 इसमें। ठीक है, MCQs आपको मैं दिखाता चलता हूँ, आप इनको रीड करते चलिए। ठीक है, और इनको समझते चलिएगा कि कौन सा किसका क्या है क्या नहीं है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ते चलिए। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है कथन 1 कथन 2। मैं फिर से कहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर का रिव्यू है, आपके लिए एक टेस्ट पेपर है, इसका आंसर नहीं मिलेगा। अगर आप सभी बच्चे अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपके लिए ऑलरेडी हमने 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। आप 2 सैंपल पेपर, बाकी और भी आपके जो टेस्ट पेपर हैं, प्रैक्टिस पेपर हैं, इनकी वीडियोस देखनी है आपको, तो वो जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको मैं आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना। आपकी 100 MCQ वाली वीडियो आने वाली है, बहुत ही जल्दी बन चुकी है, बस एक्सपोर्ट वगैरह होनी है। ओके, चलिए आप क्वेश्चंस को देखते चलिए। आपका सेकंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि रेखा चित्रीय रूप से माध्यिका के अंकन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो बताना है सहसंबंध गुणांक का जो मान है वो कितना और कितने के बीच में होता है। ठीक है, ये आपको बताना है कितने से कितने बीच में होता है। फिर आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने के लिए सही नहीं है। यानी कि 300 सही है लेकिन एक गलत है, 3 सही है एक गलत है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सांख्यिकी को एक वचन के रूप में परिभाषित करता है। तो ये 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंट में कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इसमें दिए गए हैं जो कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी को परिभाषित करते हैं, आपको बताना है। ठीक है, छठा है आपको एक केस स्टडी दी गई है। अब आपको ये बताना है कि वर्गीकरण किस प्रकार का है, गुणात्मक है, मात्रात्मक है, कालानुक्रमिक है या फिर भौगोलिक है। फिर आपको अभिकथन कारण दिया गया है, अभिकथन पढ़ना है, कारण पढ़ना है। अभिकथन दिया गया है कि एक सतत आवृत्ति वितरण को आयत चित्र द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। कारण क्या है कि आयत चित्र आंकड़ों को प्रस्तुत करने की ग्राफिक विधि है। अब क्या ये दोनों सही है, वर्णन है, क्या है क्या नहीं है, ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, यानी कि चूज करना है बेसिकली। फिर कौन सा चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है, तो आपको ये बताने हैं। 2 हैं जो चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होते हैं, अब वो कौन से ये बताने हैं। ओके, फिर डैश की सहायता से सहसंबंध का ग्राफिक अनुमान लगाया जा सकता है, तो किसकी सहायता से लगाया जा सकता है ये बताना है। अब यहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा मुद्रास्फीति के बारे में, आप यहाँ से पढ़िए। अब देखिए मैथ वाला आपका क्वेश्चन 11 जो है मैथ वाला क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करो। क्या करना है आपको, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका की गणना कीजिए। तो एक आपके सामने अंक है 0 से 10 और विद्यार्थियों की संख्या 13। फिर अंक अगला वर्ग है 10 से 20, विद्यार्थियों की संख्या 16। फिर इसी प्रकार से ये वर्ग दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, इसकी माध्यिका की गणना करनी है। ठीक है, तो ये टेबल वाला क्वेश्चन मुझे जहां तक लेता है आपको आसानी से कर लोगे। अथवा में है कि एक कक्षा के 39 विद्यार्थियों के
औसत अंक 50 है। 40वें विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंक सभी 40 विद्यार्थियों के औसत अंकों से 39 अधिक है। सभी 40 विद्यार्थियों के अंकों का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको माध्य, समांतर माध्य और ऊपर वाले में माध्य का ज्ञात करनी है। फिर क्वेश्चन 12 आ जाता है कि सांख्यिकी आंकड़ों का उपयोग सरकार और नीति निर्माण द्वारा आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीति निर्माण हेतु किया जा सकता है, उदाहरण के साथ बताइए। अब आपको परिभाषित करना है गणनाकार, शोधकर्ता, उत्तरदाता, जनगणना विधि, इन सभी के बारे में, ठीक है। फिर 14 का आपका यहाँ पे आ जाता है, ये भी वही आंकड़े वाला ही है आपका कि आंकड़े दिए गए हैं, आपको वृत्त आरेख बनाना है। तो यहाँ पे आपको वृत्त आरेख के बारे में बताना है। अब यहाँ पे देखिए व्यय की मद है और परसेंट व्यय दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें भोजन, ईंधन, कपड़े, अन्य, इसके बारे में आप इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है, और तैयारी कीजिए। उसके बाद में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए फिर अथवा में आ जाता है आपका कि समावेशी और अपवर्जी जो श्रृंखला होती है इसके बीच अंतर बताइए। मैंने आपको सैंपल पेपर नंबर जो आई थिंक पहला है उसमें ये बता रखा है, आप जाके देख लेना, ठीक है। ओके, तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों से भरित माध्य की गणना कीजिए, ठीक है। आपको माध्यें दे दी गई हैं और भार दे दिया गया है। अब आपको क्या करना है, भरित माध्य की यहाँ से गणना करनी है। ओके, तो 16 में आ जाता है आपको काल पियर्सन सहसंबंध गुणांक जो है इसकी आपको गणना करनी है इन आंकड़ों के आधार पे, ठीक है। फिर अथवा में आपका है एक और उसी के संबंध में है, जो दूसरा वाला आपका सहसंबंध गुणांक है कोटि वाला, इसके संबंध में आपको इसे आंसर करना है, तो आप यहाँ से पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे 17वां क्वेश्चन आखिरी है आपका इस वाली किताब का, जो कि है आंकड़ों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक तैयार कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे वस्तु दे दी गई है, फिर आधार अवधि को डिवाइड कर दिया गया, वर्तमान अवधि को डिवाइड कर दिया गया। ओके, तो ये तो हो गई आपकी पहली वाली किताब के सारे क्वेश्चन, आपने प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी वाली किताब की, जो कि आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र है। इसमें पहला एमसीक्यू ये रहा आपका 18वां, ठीक है। फिर इसी प्रकार से आपका 19वां एमसीक्यू है, फिर आपका 20वां एमसीक्यू है, आप इसे पढ़ सकते हैं। वैसे तो ऑलरेडी आपको मैंने 2 सैंपल पर करवा दिए हैं, अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, ये 21 है आपका, जिसमें अभिकथन और कारण पूछा गया है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से आपका 22वां है, इधर 23वां दिया हुआ है, ये 24वां क्वेश्चन है, फिर 25वां है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको पेपर में करवा दिए हैं, ठीक है। फिर 26वां आ जाता है, उसके बाद यहाँ पे एक मिलान आ जाता है, मिलान भी आएगा आपका, जो दूसरी वाली किताब है उससे एक मिलान आएगा आपका, ठीक है, तो मिलान को जरूर देख लेना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि कुल लागत और कुल प्रवृत्ति लागत, इसको मैंने अभी जो वीडियो डाली थी जस्ट उसमें ही बता रखा है आपको, ठीक है। फिर सकारात्मक और आदर्श जो अर्थशास्त्र है इसके बीच में अंतर बताना था और उदाहरण देना था, तो ये भी बता रखा है मैंने आपको। किसके लिए उत्पादन किया जाए, ठीक है, कैसे उत्पादन को चूज किया जाए, ठीक है, वर्ग किसके लिए हो, क्या हो, ये 3 जो आपकी समस्या हैं सारी मैंने आपको समझा रखी हैं। अगर आपको दोबारा समझनी तो बता देना, जो पेपर नंबर 3 वाला रहेगा उसमें आपको ये सारी समस्या समझा दूंगा। ओके, पूर्ति में विस्तार, पूर्ति में वृद्धि, इसके बीच अंतर बताओ, तो ये मैंने अभी जो पेपर करवाया उसमें 6 नंबर में बता रखा है, पूर्ति में विस्तार और वृद्धि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो 31 है आपका, एक मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और इसमें अथवा भी है जो कि यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। फिर 32 है आपका, इसमें आपको ना 2 बेसिकली प्रश्न दिए गए हैं कि क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित कीमत जो है वो संतुलित कीमत से अधिक हो जाए या संतुलित कीमत से कम हो जाए, तो क्या होगा आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। दोनों मैंने बता रखे 6 नंबर में। उसके बाद में आपका ये 33वां यहाँ से हो जाता है, और 34वां क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें क्या करना है आपको, अच्छा ये तालिका दी गई है, इसमें से एक तो आपको ज्ञात करना है उत्पादन फलन के लिए सीमांत उत्पाद, और दूसरा आंकड़ों के परिवर्तनीय अनुपातों के नियमों के लिए 3 चरण की पहचान, ठीक है। इसी प्रकार से अथवा में है जो क्वेश्चन है आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था आपसे कि ये एक केवल और केवल टेस्ट पेपर है आपके लिए, आप इसे सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करोगे कैसे, मैंने आपको पूरी प्रक्रिया समझा दी है। और एंड में आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, अपडेट ये है कि अगर आपके पास में इंग्लिश का और पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, तो आपके इंग्लिश के लिए और पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के लिए हमने दिन रात लगा के आप सभी बच्चों के लिए 10 इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को रेडी किया है। और इन क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया जो कि पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, और जो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, तो उन क्वेश्चन को हमने लिया है। आप इसकी तैयारी कीजिए। बहुत से बच्चे बोलते रहते हैं कि सर जी पेपर का पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, तो इस बार हमने सोचा था कि आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। उसके लिए आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
अगर आपको PDF चाहिए तो ही मैसेज करना, इस पर कॉल नहीं उठाया जाएगा क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाके कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। आपको ये प्राइस बताएंगे, ये प्राइस आपको 199 बताएंगे 10 सैम्पल पेपर का। आप बता देना मेरे पास एक कोड है जो कि है JSK10, तो इंस्टेंटली आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 10 सैम्पल पेपर ओनली ऑन जस्ट 99 रुपीज़ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और एक कॉम्बो ऑफर भी है कि अगर आप 2 सब्जेक्ट का एक ही साथ में खरीदते हो तो आपको 190 में मिल जाएगा, ठीक है। तो जाइए बाय कीजिए और तैयारी अच्छी कीजिए। बाकी इक्को के पेपर के लिए आपका जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 3 है वो भी हम बहुत जल्दी ले आएंगे, और रही बात आपके MCQs की 100+ की, वो भी ले आएंगे। साथ ही एक और टेस्ट पेपर, एक नहीं 2 और लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो उसको भी सॉल्व करना है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।